कंपनियां जितनी भी हाइप बनाती है ना भाई, एक तो आप गाड़ी लेते वक्त में उनके चक्कर में मत आना। महिंद्रा ने थार रॉक्स के टाइम पे इतनी ज़्यादा हाइप बनाई इनकी, कभी इन जो फ्रेम होता है वो मायापुरी में खड़ा कर दिया, या फिर चलते हुए काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसरों को रुपए दे के वो कर दिया कि भाई हमारी गाड़ी की हाइप बना दो। पर इतनी हाइप बनी नहीं। आगे से तो मानना भाई गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है, पर साइड में से तो वही मैक्स वाली फील आती है। और प्रॉब्लम्स तो भाई गाड़ी के अंदर में खूब ज़्यादा आ रही है। मैंने तो काफ़ी इन्फ्लुएंसरों की गाड़ी देख ली जो अपने वर्कशॉप के अंदर में खड़ी है। पर भाई आप ये हाइप का करके गाड़ी लेते हो ना, तो मेरे हिसाब में तो आपको इस तरीके से गाड़ी लेनी नहीं चाहिए। स्कॉर्पियन के टाइम पे भी यूँ था भाई, बहुत ज़्यादा हाइप बना रखी थी, 2-2 लाख रुपए इस गाड़ी के ऊपर में प्रीमियम दे रहे थे। पर जो 2 लाख रुपए तब उन्होंने प्रीमियम दिए, अब 2 लाख रुपए इन गाड़ी के ऊपर में डिस्काउंट चल रहा है इनके टॉप वेरियंट में, कुछ एक गिने चुने वेरियंट्स पे। सेम ही चीज़ XUV 700 पे और सेम ही चीज़ थार अपनी 3 डोर पे। पर ऐसे नहीं सिर्फ महिंद्रा ऐसा कर रही है, टोयोटा के अंदर में जो फॉर्च्यूनर है उसके ऊपर में भी आप लोग को लेजेंडर के ऊपर में 3 से 4 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल जाता है। और हाईलक्स के ऊपर में आप लोग को पता है 13 लाख रुपए का डिस्काउंट चल रहा है। कंपनियों ने जो अपनी इस स्कॉर्पियन की हाइप बनाई थी, वो हाइप करके ये गाड़ी कितनी अच्छी है कितनी बुरी है वो आज मैं आप लोग को बताऊंगा। ये गाड़ी का भाई मैंने एक बार 10-1 हज़ार पे ओनरशिप बनाया था, एक बार शुरुआत में बनाया था जब शायद 2-3 हज़ार किलोमीटर चलाई थी। अब जो है मैं इसको 20,000 गाड़ी को चला चुका हूँ और अच्छे ट्रिप्स भी इसके ऊपर मैं कर चुका हूँ। तो सारी चीज़ें जो है मैं आप लोग को एक प्रॉपरली बता सकता हूँ कि आप लोग को इस इतने रुपए के अंदर में स्कॉर्पियो एन लेनी चाहिए फिर थार रॉक्स लेनी चाहिए। सबसे पहले सवाल का आंसर है थार रॉक्स लेनी चाहिए फिर स्कॉर्पियो एन लेनी चाहिए। उसका जवाब है भाई स्कॉर्पियो एन लेनी चाहिए। 3 डोर मान लो आप लेते हो तो वो है एक रफ एंड टफ गाड़ी, बिल्कुल रगड़ जिसको गाड़ी बोलते हैं वो वाली चीज़ है। अगर आप ऑफ रोडिंग के मकसद से ले रहे हो तो 3 डोर पे जा सकते हो। पर अगर आप थार रॉक्स में से और इसके अंदर में देखोगे ना, तो जो अपनी स्कॉर्पियो है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बैठेगी। अब इसके रीजंस बताता हूँ। जो गाड़ी की पोजीशन है, देखो दोनों ही गाड़ियों के अंदर में बिल्कुल बढ़िया है, चाहे वो आपकी फर्स्ट रो चाहे सेकंड रो। पर एक प्लस पॉइंट इसके अंदर में ये मिल जाता है कि यहाँ पे आप लोग को थर्ड रो मिल जाती है। तो कभी मान लो आपके छोटे बच्चे हैं 5-8 5-7 जिनकी हाइट है, तो वो गाड़ी की थर्ड रो के अंदर में आराम से बैठ के जा सकते हैं। दूसरा रीजन ये है कि आप मान लो 4x4 करके गाड़ी लेते हो, भाई थार रॉक्स के अंदर में 4x4 आता है और अपनी स्कॉर्पियो इनके अंदर में 4x4 आता है। दोनों ही गाड़ियों का जो 4x4 है वो आप लोगों को किसी भी वक्त में निराश नहीं करेगा। और पावर फिगर्स भी देखोगे तो जो स्कॉर्पियो एन है वो अपनी थार रॉक से ज्यादा पावर निकालती है। अब भाई इतनी बड़ाई तो मार दी मैंने स्कॉर्पियो एन के बारे में, तो ये भी नहीं है कि स्कॉर्पियो एन बिल्कुल 10 आउट ऑफ 10 है हर एक चीज में। नहीं भाई, इसके अंदर में भी आप लोगों को काफी ज्यादा कमियां मिलेगी। जब से स्कॉर्पियो एन आई है ना, इस गाड़ी के अंदर में 11 रिकॉल आ चुके हैं। कभी इसकी स्टीयरिंग का नट टाइट करते हैं, कभी भाई वो इंजन के आगे कुछ रहता है पता नहीं वो चेंज करते हैं। मतलब टोटल 11 रिकॉल जो है इस गाड़ी के अंदर में आ चुकी है। पर एक ये चीज़ ठीक है कि रिकॉल करने के बाद में भाई वो बता देते हैं ये प्रॉब्लम आ सकती थी, तो इस वजह से हमने पहले इस गाड़ी के अंदर में चेंज कर दिया और उस चीज़ को रुपए वगैरह नहीं लेते हैं। चलो वो चीज़ तो छोड़ो। अब जो काफ़ी लोगों की गाड़ियों के अंदर में एक ये कमी आई थी स्कॉर्पियन में, जो स्टीयरिंग व्हील है ना उसके स्टीयरिंग के अंदर में जैसे गड्ढे वड्ढे जाते थे या छोटे मोटे रोडी राडे वाले रोड रहते थे, तो वो स्टीयरिंग व्हील के अंदर में गड्ढे फील होते थे। पर मेरी गाड़ी के अंदर में ये दिक्कत नहीं आई है। अब मेरी गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील में ये दिक्कत आई है कि ये गाड़ी चलते वक्त में ना, जैसे मान लो आप नॉर्मल सी स्पीड में चल रहे हो तो क्या होगा, जो स्टीयरिंग व्हील है वो चिपक सा जाता है, यूँ चिपक से जाता है, फिर यूँ छुटाना सा पड़ता है। वजन वाली बात नहीं कर रहा हूँ इसके अंदर में, वजन आना चलो वो तो सब ठीक है, पर जैसे चिपक जाता है ना फिर छुटाना से पड़ता है, तो वो वाली चीज़ है। पर इस चीज़ का मैं एक बार सर्विस सेंटर पे भी गाड़ी को लेके गया था, वो प्रॉब्लम कभी कभी मेरी गाड़ी के अंदर में आती है। तो उस वक्त सर्विस सेंटर में जब लेके गया तो उन मिस्त्रियों की पकड़ में ये वाली प्रॉब्लम नहीं आई। तो इस चीज़ का अभी तक में कोई सोल्यूशन मेरा नहीं हुआ है। और इस चीज़ का ना इन्होंने एक सोल्यूशन भी कर दिया था कि जो स्टीयरिंग व्हील का कैलिब्रेशन होता है ना कंप्यूटर लगा के, वो वाली चीज़ उन्होंने कर दी थी। पर आगे कभी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग को हम जरूर बताएंगे। इसकी टच स्क्रीन के अंदर में ना अब तो ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं आती है लैग वैग की या फिर कुछ और चीज की। कल परसों शायद एक दिक्कत आई थी कि ये वाली स्क्रीन ब्लैक हो गई थी और जिसका मीटर ये ब्लैक हो गया था, मतलब सुई वगैरह कुछ नहीं उठ रही थी। पर यूं लगा लो आप 3-4 मिनट बाद जो गाड़ी चलती रही ना तो अपने आप ही जो है दोनों चीजें ऑन हो गई थी। ये सब चीज छोड़ो, पर जैसे मान लो अब रात को चलते हैं ना, इसके अंदर में ब्राइटनेस भी बिल्कुल कम कर देता हूँ, फिर भी भाई इसके अंदर में से इतना ज्यादा मतलब रिफ्लेक्शन सी आती है कि रात को चलते वक्त में वो बड़ी अजीब सी मुझे लगती है। पर एसी वगैरह का रेस्पॉन्स वो सब कुछ बढ़िया है। और एक इसके गियर के अंदर में एक बार ही आई थी शायद वो दिक्कत कि गाड़ी को पार्किंग से जैसे हम डी मोड में डाल रहे थे ना तो बहुत जोर का जो झटका मार रही थी। मैंने न्यूट्रल करके भी डी मोड में डाला, बट फिर भी जो है गाड़ी वो बहुत जोर से झटका मार रही थी। पर जैसे मैंने गाड़ी को रीस्टार्ट किया यानी बंद करके ऑन किया, फिर जो है मेरी गाड़ी
प्रॉपरली चलने लग गई थी। अब घूम फिर के ये बात आती है, मान लो टच होती है या फिर गियर होता है तो बार बार क्या मैं इस गाड़ी को रीस्टार्ट ही करता रहूंगा क्या भाई? तो महिंद्रा के अंदर में थोड़ी इन चीजों की प्रॉब्लम्स तो आती है, मतलब जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स में प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आती है इनके में। अब भाई ये एक बात और आती है, गाड़ी आप ले लेते हैं तो उसके बाद में आफ्टर सेल सर्विस देसी वाली मिलती है या अच्छी वाली मिलती है, वो तो आपके सर्विस सेंटर के ऊपर में वेरी करता है। मेरे जहाँ पे मैं गाड़ी की सर्विस कराता हूँ ना, वहाँ पे भाई मेरे को सर्विस सेंटर सही मिल रखा है, वहाँ के लोग बाग बिल्कुल बढ़िया है, सर्विस मेरी गाड़ी की A1 हो जाती है। अब जो इस गाड़ी के अंदर में 20,000 किलोमीटर चलने के बाद में जो अपना बिल आता है ना, वो 4600 यानी 4600 रुपये का लगभग आता है। इसके अंदर में इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर और AC फिल्टर, ये 4 चीज़ें चेंज होती है। अगर आप भी गाड़ी के अंदर में कभी भी सर्विस कराते हैं ना, तो हर 10,000 किलोमीटर में सिर्फ इन 4 चीज़ों के अलावा कुछ भी चीज़ चेंज कराने की जरूरत नहीं है, अनटिल और अनलेस आपकी गाड़ी के अंदर में कोई दिक्कत नहीं आ रही हो। तो मान लो आपके भाई कैलिपर घिस गया, मैंने आपका हो गया यार तूने तो यही बोला था कि 4 चीज़ों को चेंज कराने की अलावा कोई चेंज कराने की जरूरत नहीं है, पर भाई कोई दिक्कत आ रही है ना तो आप चेंज करा सकते हैं। बाकी जो रूटीन में आती है ना, रूटीन के अंदर में सिर्फ आपकी 4 चीज़ें आती हैं। 4600 का बिल आता है, इसके अंदर में लेबर इंक्लूड नहीं है। अब 30,000 किलोमीटर पे जो सर्विस होगी वहाँ पे जो अपना लेबर इंक्लूड होगा, लेबर इंक्लूड करीबन 2500 के करीब लमसम बता रहे थे, वो एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, अभी 2500 मेरे को बताया गया था। तो यानी कि 6,500 और 7,000 के बीच में अपनी स्कॉर्पियन की हर 10,000 किलोमीटर के ऊपर में सर्विस हो जाएगी। वहीं आप लोगों ने टोयोटा के अंदर में सुना होगा कि भाई जो उन गाड़ियों की सर्विस है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। कितनी कम होती है भाई? वो सब कहने की बातें होती हैं। अगर आप टोयोटा में भी जाके सर्विस कराओगे ना तो अच्छी, मतलब अच्छा बिल बन जाता है उसका भी। हर 10,000 किलोमीटर पे 10 से 14,000 रुपये का इन फॉर्चूनर का जो है बिल बन जाता है अगर आप गाड़ी में सर्विस कराते हैं। अगर आप इंजन ऑयल की कॉस्ट देखोगे ना, इसकी कॉस्ट कर लो चाहे तो, और चाहे अपनी कर लो मारुति गाड़ी की। मारुति गाड़ियों के अंदर में डलता है, छोटी सैलरी की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर में डलता है 3 लीटर इंजन ऑयल और इसके अंदर में डलता है 6 लीटर इंजन ऑयल। अगर आप दोनों की कॉस्टिंग निकालोगे ना तो बिल्कुल सेम ही इनकी इंजन ऑयल की कॉस्टिंग बैठती है। ऐसा कोई मतलब खास बड़ा मोटा भारा अंतर नहीं है इनके अंदर में कि भाई इतनी बड़ी गाड़ी है तो गाड़ी की सर्विस बहुत ज़्यादा महंगी होगी। आपकी बजट फ्रेंडली के अंदर में गाड़ी की सर्विस रहती है। और जो गाड़ी के लाइट का थ्रो है ना भाई, वो मतलब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा संतुष्ट आप उससे हो जाओगे या बहुत ज़्यादा बेकार से आप लोग लगेगा। गाड़ी के हिसाब से मेरे को ठीक लगता है, ऐसा कुछ नहीं कि मेरे को इसके अंदर में कुछ चेंज कराने की ज़रूरत है। हाँ, अगर थोड़ा सा बजट होता है तो मैं सोचूंगा कि गाड़ी के अंदर में ऑक्सिलरी लाइट लगवा ली जाए, क्योंकि गाड़ी के अंदर में ज़्यादातर मेरी गाड़ी लोकल में नहीं चलती। लोकल में मैं अपनी चलाता हूँ सलेरियो। लंबे टूर पे मैं इस गाड़ी को चलाता हूँ। लंबे टूर पे फिर थोड़ी सी लाइट की मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ थोड़ा सा बजट बनता है तो ऑक्सिलरी लाइट इसके अंदर में लग सकती है। अब स्कॉर्पियन के काफ़ी ज़्यादा ओनर हैं, उनके एक शिकायत है कि गाड़ी के ब्रेक में से आवाज़ आती है। वो सभी के में से आती है, ऐसे नहीं भाई उसको, मतलब आप ये मत सोचना कि वो ब्रेक मतलब किसी दिक्कत की वजह से आ रही है या फिर आपकी स्कॉर्पियो के अंदर में आ रही है, वो सभी के अंदर में आती है। सुनाता हूँ, देखो ये वाली जो आवाज है ये ना भाई ये आती है, पता नहीं भाई क्यों आ रही है। और अब जो इनकी थार रॉक्स आई है ना उसके अंदर में भी यही वाली आवाज आती है। पर जो इनकी XUV 700 है और जो इनकी पुरानी वाली थार है उसके अंदर तो खैर ड्रम ब्रेक है। XUV 700 जो है ना उसके अंदर में से भाई ऐसी कोई भी आवाज़ नहीं आती है। तो आपकी में से आती है तो इसको कोई मतलब ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसको सर्विस सेंटर में से जाके सर्विस कराओ या फिर इसको कोई चेकअप वेकअप कराओ। और यार गाड़ी के थर्ड रो का AC और पीछे 12 वोल्ट का शॉक किट है भाई, वो तो आप लोग को पता ही है, वो इतना सही नहीं है। अगर AC थर्ड रो में होता तो और अच्छा होता, और 12 वोल्ट का शॉक किट आगे की तरफ में होता तो वो और ज़्यादा अच्छा इसके अंदर में हो सकता था। एट द लास्ट अगर आप इसको सफारी या फिर स्कॉर्पियन में से चूज़ करने को मेरे को बोलते हैं तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगा स्कॉर्पियन। अगर आप इसको XUV 700 या फिर स्कॉर्पियन में से चूज़ करने को बोलते हैं तो वो आप लोग की चॉइस के ऊपर में बातें आ जाएंगी। अगर मान लो आपको थोड़ा सा यूँ चाहिए भाई मेरे को सिटी विटी में चलाना है या फिर थोड़ा सा लग्जरी सी फील चाहिए तो आप उस XUV 700 की तरफ में जा सकते हैं।
वरना आपको चाहिए थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस ऊंचा हो, थोड़े से ट्रिप्स आप ज़्यादा मारते हो पहाड़ वहाड़ों में, थोड़ी सी खुदाई खुदाई ज़्यादा करते हो, तो आप इस स्कॉर्पियन की तरफ में जा सकते हैं। इन दोनों के अंदर में ये है, और हैरियर और इसमें से खैर ये जाएगा। हैरियर 5 सीटर है, ये एक प्रॉपर एसयूवी गाड़ी है, पर मैं प्राइस के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। अगर आप प्राइस देखोगे ना तो अपनी हैरियर का भी 29 लाख रुपए का लमसम बैठता है। अगर आप थार रॉक्स और इसमें से कहोगे तो भी मैं कहूँगा कि स्कॉर्पियन, ऐसा नहीं है कि भाई मेरे पास में स्कॉर्पियन है तो मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई स्कॉर्पियन देखो, मेरा कोई मतलब परसेंटेज नहीं है महिंद्रा के अंदर में कि भाई आप स्कॉर्पियन लोगे तो मुझे परसेंटेज के हिसाब से रुपए मिल जाएंगे। अगर अच्छी चीज़ है तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, हाँ भाई लेने लायक चीज़ है। पर अगर आप महिंद्रा की गाड़ियां लेते हैं ना तो मेंटली जरूर प्रिपेयर हो जाना, क्योंकि इन गाड़ियों के अंदर में इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट के अंदर में दिक्कत आती ही आती है। तो भाइयों, आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री राम, जय बजरंगबली।